नमस्कार साथियों, राधे राधे। मैं अंजलि कुमारी स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म स्टडी विद अंजलि यूट्यूब चैनल पर। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था संविधान सभा के गठन के बारे में, जिसमें हमने जाना था कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की अनुशंसा पर की गई थी। और कैबिनेट मिशन जो था 3 सदस्यीय समिति थी। तो कैबिनेट मिशन के जो 3 सदस्य थे, पैट्रिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स। फिर हमने संविधान सभा के चुनाव के बारे में जाना। उसके बाद हमने संविधान सभा के सदस्यों के बारे में जाना। तो आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए संविधान सभा के कुछ प्रमुख बैठकों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें हम प्रमुखता से शुरुआती के 3 बैठकों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे संविधान सभा के बैठकों के बारे में, लेकिन उससे पहले हम ये जान लें कि संविधान सभा 2 निकाय की तरह काम कर रही थी। संविधान सभा को 2 कार्य दिए गए थे। संविधान सभा यह जो संविधान सभा है वह 2 तरह के कार्यों को संचालित कर रही थी। संविधान सभा 2 प्रकार के कार्यों को संचालित कर रही थी। वो 2 कार्य कौन कौन से हैं उसके बारे में जानते हैं। तो संविधान सभा एक संविधान निर्मात्री कार्य कर रही थी। संविधान सभा का एक कार्य था संविधान का निर्माण करना। आज जो हमारे पास हमारा संविधान है उसका निर्माण करना। संविधान सभा का एक कार्य था संविधान का निर्माण करना, और इसका दूसरा कार्य था संसद के रूप में कार्य। संसद के रूप में कार्य। संविधान सभा का एक काम था संविधान का निर्माण करना, और दूसरा काम था संसद के रूप में कार्य। पहला काम था संविधान का निर्माण करना, संविधान का निर्माण करना, और दूसरा कार्य था संसद के रूप में कार्य। संसद के रूप में कार्य। अब ये सोच रहे होंगे कि इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आइए इसके बारे में भी जानते हैं। अगर संविधान निर्माण की बात करें तो संविधान निर्माण यानी यहाँ पर जो कार्य चल रहे थे, भविष्य में जो नियम कानून, जो हमारे देश में कैसे नियम कैसे कानून लागू करने हैं उसके बारे में यहाँ काम चल रहा था। संविधान निर्माण में भविष्य के लिए नियमों या कानूनों की व्यवस्था करना। यह जो संविधान सभा जब एक संविधान निर्मात्री निकाय के रूप में कार्य करती थी, तो इसका कार्य होता था भविष्य के लिए, यानी उस समय एट अ प्रेजेंट टाइम नहीं, भविष्य के लिए नियमों और कानूनों को एक व्यवस्था प्रदान करना। अब अगर संविधान सभा संसद के रूप में कार्य कर रही थी तो यहाँ उसके क्या कार्य थे इसके बारे में जानते हैं। जब संविधान सभा संसद के रूप में कार्य कर रही थी तो यहाँ उसके कार्य, यहाँ भी वह नियम और कानून ही बना रही थी, लेकिन यह नियम कानून भविष्य के लिए नहीं बल्कि एट अ प्रेजेंट टाइम, यानी अभी फिलहाल के लिए हमारे देश को कैसे संचालित किया जाए। आप सभी जानते हैं कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, लेकिन संविधान बनने में करीब 3 वर्ष लग गए।
राउंड ऑफ करके अगर जोड़ें तो करीब 3 वर्ष लग गए। तो उस 3 वर्षों में क्या हमारे भारत को कोई ऐसा नियम, कोई ऐसा कानून की जरूरत नहीं पड़ी होगी? बिल्कुल ऐसा नहीं है। हमारे भारत को हर एक दिन के लिए कुछ ना कुछ नियम कानून की जरूरत होती है। तो यह जो संसद के रूप में कार्य चल रहा था, तो इस निकाय में संविधान सभा उस एट अ प्रेजेंट टाइम के लिए कार्य कर रही थी, नियम बना रही थी। तो यह जो था वर्तमान के लिए, वर्तमान के लिए नियमों, वर्तमान के लिए नियमों या कानूनों की व्यवस्था करना। जब संविधान सभा संसद के रूप में कार्य कर रही थी, तब उनका कार्य था वर्तमान समय के लिए नियमों और कानूनों की व्यवस्था करना, व्यवस्था करना। अब इन दो निकायों को, संविधान के जो अलग अलग दो निकाय बनाए गए थे संविधान सभा के, उन दोनों निकायों के अलग अलग अध्यक्ष हुआ करते थे। जब भी संविधान सभा संविधान निर्मात्री कार्यकर्ता के रूप में कार्य करती थी, संविधान निर्मात्री निकाय के रूप में कार्य करती थी, तब उसके अध्यक्ष हुआ करते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष हुआ करते थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष हुआ करते थे। अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष हुआ करते थे। जब संविधान सभा संविधान निर्मात्री निकाय के रूप में कार्य करती थी, तब उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन वही संविधान सभा जब संसद के रूप में कार्यरत रहती थी, जब संसद के रूप में उसकी बैठकें बुलाई जाती थी, तब उसकी अध्यक्षता कौन करते थे? तब उसकी अध्यक्षता करते थे जीवी मावलंकर। जब संविधान सभा संसद के रूप में कार्य करती थी, तब उसकी अध्यक्षता करते थे जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर, जीवी मावलंकर। जब संविधान सभा संसद के रूप में कार्य करती थी, तब उसकी अध्यक्षता करते थे जीवी मावलंकर, जिनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। जीवी मावलंकर का पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। जीवी मावलंकर का पूरा नाम क्या है? गणेश वासुदेव मावलंकर। अब हम बात करेंगे संविधान सभा के बैठकों के बारे में। इससे आगे हम बात करने वाले हैं संविधान सभा के बैठकों के बारे में। उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण संविधान सभा के पहले 3 बैठकों के बारे में जानेंगे। संविधान सभा के पहले 3 बैठकों के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले संविधान सभा के 3 बैठकों के बारे में आज हम बात करेंगे, जो कि ये 3 बैठकें 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। एक दिन अल्टरनेट करके।
तो अब हम बात करेंगे संविधान सभा के बैठकों के बारे में। संविधान सभा संविधान सभा संविधान सभा की प्रमुख बैठकें। संविधान सभा की प्रमुख बैठकें। अब हम बात करने वाले हैं संविधान सभा के प्रमुख बैठकों के बारे में। संविधान सभा की प्रमुख बैठकों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पहली बैठक के बारे में। संविधान सभा की सबसे पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक, संविधान सभा की पहली बैठक संविधान सभा की पहली बैठक। तो यह जो संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, यह 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। अब बात करेंगे इसके अध्यक्ष के बारे में। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, उसके अध्यक्ष थे उस बैठक में उपस्थित सबसे वयोवृद्ध नेता, सबसे बुजुर्ग नेता, जिनका नाम था सच्चिदानंद सिन्हा। तो पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। सच्चिदानंद सिन्हा इस बैठक के अध्यक्ष थे। इस बैठक के अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, इस बैठक के अध्यक्ष थे। और इस बैठक के उपाध्यक्ष कौन थे? अगर हम बात करें उपाध्यक्ष की, तो उपाध्यक्ष थे फ्रैंक एंथनी। फ्रैंक एंथनी। फ्रैंक एंथनी संविधान सभा की पहली बैठक के उपाध्यक्ष थे। अब यह जो कॉन्सेप्ट था, सच्चिदानंद सिन्हा जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, यह कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया? तो फ्रांस से लिया गया। सच्चिदानंद सिन्हा, अगर हम बात करें कि सच्चिदानंद सिन्हा को ही इस बैठक के अध्यक्ष के लिए क्यों चुना गया, तो इस पर चर्चा करते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा को इस बैठक की अध्यक्षता इसलिए सौंपी गई। सच्चिदानंद सिन्हा को इस बैठक की अध्यक्षता इसलिए सौंपी गई क्योंकि ये बैठक में
उपस्थित वयोवृद्ध नेता थे। वयोवृद्ध यानी कि सबसे बुजुर्ग। वयोवृद्ध का मतलब क्या हुआ? सबसे बुजुर्ग नेता थे। सबसे बुजुर्ग नेता थे। अब यह जो कॉन्सेप्ट था कि सबसे वयोवृद्ध नेता को बैठक की अध्यक्षता सौंपी जाए, यह कॉन्सेप्ट फ्रांस से लिया गया था। सबसे वयोवृद्ध नेता को बैठक की अध्यक्षता सौंपने की अवधारणा। सबसे वयोवृद्ध नेता को बैठक की अध्यक्षता सौंपने की अवधारणा फ्रांस से ली गई थी। यह अवधारणा फ्रांस से ली गई थी। यह अवधारणा कहाँ से ली गई थी? फ्रांस से ली गई थी। अब हम बात करते हैं कि इस बैठक में, संविधान सभा के इस पहली बैठक में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था? हम बात करेंगे संविधान सभा की पहली बैठक में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था। इस पहली बैठक में कुल कितने सदस्यों ने भाग लिया था? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई, इसमें कुल 211 सदस्यों ने भाग लिया, लेकिन इन 211 सदस्यों में मुस्लिम लीग के एक भी सदस्य नहीं थे। अगर बात करें पहली बैठक में उपस्थित कुल सदस्यों के बारे में, इस पहली बैठक में उपस्थित कुल सदस्यों के बारे में बात की जाए, कुल सदस्य तो कुल सदस्य 211 उपस्थित हुए थे। 211 सदस्य उपस्थित हुए थे, जिसमें से इन 211 सदस्यों में से मुस्लिम लीग, इन 211 सदस्यों में से मुस्लिम लीग के एक भी सदस्य नहीं थे। मुस्लिम लीग के एक भी सदस्य उपस्थित नहीं हुए थे। मुस्लिम लीग से एक भी सदस्य उपस्थित नहीं हुए थे। मुस्लिम लीग के एक भी सदस्य इस पहली बैठक में भाग नहीं लिया। अब हम बात करते हैं संविधान सभा के दूसरी बैठकों के बारे में। हम बात करेंगे संविधान सभा की दूसरी बैठक के बारे में। संविधान सभा की जो दूसरी बैठक हुई, वह 11 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। संविधान सभा की दूसरी बैठक तो अगर बात की जाए दूसरी बैठक की,
तो यह 11 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। इस बैठक की अध्यक्षता संविधान सभा के इस दूसरी बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। संविधान सभा के इस दूसरी बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। और इस सेशन के बाद जब संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, तब से लेकर जब तक संविधान लागू नहीं हो गया, जितनी भी बैठकें हुई, इसके बाद की जितनी भी बैठकें होंगी, सब में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही अध्यक्ष रहेंगे। सभी सेशंस में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही अध्यक्ष रहेंगे। यानी 11 दिसंबर 1946 के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। इससे पहले सेशन में जो सच्चिदानंद सिन्हा अध्यक्ष बने थे, वह बस पहली सेशन में अध्यक्षता किए थे, यानी वह अस्थायी अध्यक्ष के रूप में कार्य किए। लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 11 दिसंबर 1946 के बाद संविधान सभा की जब भी बैठकें हुई, तब अध्यक्षता इन्होंने ही की थी। यानी इस बैठक के बाद इस बैठक में अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा की प्रत्येक बैठकों में अस्थायी रूप से इस बैठक में अध्यक्ष नियुक्त होने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा की प्रत्येक बैठकों में अस्थायी रूप से अध्यक्ष के कार्यभार को संभाला। और यह जो संविधान सभा की दूसरी बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, इस बैठक में ही संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार का चुनाव हुआ। तो इस सेशन में संवैधानिक सलाहकार बनाए गए। संवैधानिक सलाहकार बनाए गए।
संवैधानिक सलाहकार बनाए गए और संवैधानिक सलाहकार जो नियुक्त किए गए उनका नाम था बी.एन. राव। उनका नाम था बी.एन. राव और इनका पूरा नाम था बेनेगल नरसिंह राव। बेनेगल नरसिंह राव। बी.एन. राव का पूरा नाम था बेनेगल नरसिंह राव। अब हम बात करेंगे संविधान सभा की तीसरी बैठक के बारे में। बात करेंगे हम संविधान सभा की तीसरी बैठक के बारे में, जो कि तीसरी बैठक जो थी वह 13 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। तीसरी बैठक, संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। संविधान सभा की तीसरी बैठक, अगर बात की जाए संविधान सभा की तीसरी बैठक के बारे में, तीसरी बैठक तो यह कब आयोजित की गई थी? संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। संविधान सभा की तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी। जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में कहा कि इसके बाद से जितनी भी बैठकें आयोजित की जाएगी सबकी अध्यक्षता कौन करेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसके भी अध्यक्ष थे, अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की तीसरी बैठक जो कि 13 दिसंबर 1946 को आयोजित हुई, इसके भी अध्यक्ष बनाए गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब इस सेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया गया। इस सेशन में जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। यहाँ जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया। उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया। संविधान सभा की तीसरी बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत किया और यह जो उद्देशिका प्रस्ताव था, यह जो उद्देशिका प्रस्ताव था, इसमें कुल 8 अनुच्छेद थे। इस उद्देशिका प्रस्ताव में कुल 8 अनुच्छेद थे। कुल 8 अनुच्छेद थे। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत की गई उसमें कुल 8 अनुच्छेद थे और इसी उद्देशिका प्रस्ताव को आज हम प्रस्तावना के नाम से जानते हैं। यही उद्देशिका प्रस्ताव को आज हम प्रस्तावना या प्रियम्बल के नाम से जानते हैं। प्रियम्बल, प्रस्तावना या फिर प्रियम्बल के नाम से इसी उद्देशिका प्रस्ताव को जानते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए
धन्यवाद। इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक छोटी सी आपके लिए रिक्वेस्ट है कि अगर हमारा सेशन पसंद आता है तो आगे इसे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और अपने जो भी दोस्त हैं, स्टडी ग्रुप्स हैं, सब में शेयर करें ताकि इस सेशन को और भी आगे लोगों तक पहुंचाया जा सके। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसे जरूर ज्वाइन करें क्योंकि इस टेलीग्राम पर जो हम पढ़ाते हैं उसका बोर्ड पीडीएफ जाता है और शाम में टेस्ट भी उपलब्ध होते हैं, तो उस टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे, जय हिंद।